ठीक है, तो क्लियर है बात। तो इसके पहले जो भी पढ़े हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर किए, अब कैसे कैसे काम होता है वो देखेंगे प्रोसेस में। ठीक है, अगर बायोटेक्नोलॉजी में कैसे कैसे काम होता है। पहला तो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी को आरडीटी भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं, मतलब हमारा फ्यूचर पूरा इसके ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, लास्ट कल एक कुछ न्यूज पढ़ रहे थे, ये आविष्कार हुआ है, मतलब जैसे हम लोग प्रोग्राम सेल डेथ पढ़ा है ना एनिमल में, सॉरी कैंसर में, वैसे प्रोग्राम सेल रिवाइव हो रहा है। मतलब हम लोगों को पता है कि एक सेल एक मर नहीं रहा है, लेकिन एक सेल हाँ कुछ दिन बाद मर जाता है, क्योंकि उसका सेल मतलब सेल के अंदर का पार्टिकल्स खराब हो जाता है, टेलोमियर कम हो जाता है। ठीक है, लाइसोसोम फूट जाता है तो क्या होगा, सुसाइड, वो सब देखें। तो जब कोई सेल मर रहा है, अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस सेल को रिवाइव कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसको मतलब क्या होगा, इससे क्या होगा, हम लोग एजिंग को रोक सकते हैं। ठीक है, कुछ हमको तो बुरा होता है ना। अच्छा, अब देख, पहला बात हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप देखेंगे। तो ये जो हमारा डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसका एक एक स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, सोच की वही बात है कि मुझे लग रहा है कि चाय वाला अच्छे से चाय बनाता है, उसका चाय बनाने वाला जीन मुझे चाहिए। नहीं, आप बता दीजिए। ठीक है, वो जीन चाहिए। अब क्या होगा, आप उस टाइम में क्या करेंगे, तो सबसे पहले चाय वाला का चाय बनाने वाला जीन कहां पे मौजूद है, उसका सेल में मौजूद है ना, सेल का डीएनए मौजूद है। अब चाय वाला चाय अच्छा बनाता है तो सब अच्छा बनाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है। हो सकता है कि वो बिस्कुट पूरा फंगस वाला रखता है तो वो खराब है उनका। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो वहां पे क्या होगा, तो हमें मुझे वो जीन नहीं चाहिए, मुझे अपना अच्छा वाला जीन चाहिए जो मैं अपने अंदर लाऊंगा या फिर किसी के अंदर डालूंगा या फिर उससे वैक्सीन बनाऊंगा, व्हाटएवर, कुछ भी कर सकता हूं। अब क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जहां से मुझे डीएनए चाहिए, जो जीन मुझे पसंद है, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। बहुत अच्छे समझना, एकदम इजी चीज है, समझ आएगा, कुछ बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना पड़ेगा। कैसे करें आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक बात है, सबसे पहले हम लोग सोच की कोई एक बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, हम लोग जैसे देखे थे किस पे, वो अरे साल्मोनेला टाइफिमुरियम में पहले जो पढ़ाए थे, जो जिससे आविष्कार हुआ था। तो साल्मोनेला टाइफिमुरियम बैक्टीरिया में क्या था, हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी था। हम लोग उस प्रॉपर्टी को देख के उसके हिसाब से वैक्सीन बनाएंगे या फिर दवाई बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें उस बैक्टीरिया से वो वाला जीन को निकालना है। जीन कहां पे रहता है, डीएनए में रहता है। डीएनए कहां पे रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस कहां पे रहता है, सेल में रहता है। सबसे पहले सेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस बैक्टीरिया का सेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, चाय वाला का सेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, व्हाटएवर, कोई जो जिस समय चाहिए कोई चीज, इससे जो हमारा काम का है, उस सेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब सिर्फ सेल को एक्सट्रैक्ट करने से तो नहीं होगा ना, सेल मेरा काम था कि उसका डीएनए के अंदर स्पेसिफिक जीन है ना, बहुत अच्छा समझना। तो डीएनए कहां पे रहता है, उसका न्यूक्लियस में रहेगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहर में तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़े, हम लोग एंजाइम यूज करेंगे। जैसे अगर वो सेल जो सेल हम लोग लेंगे जिससे हमें डीएनए निकालना है, अगर वो सेल प्लांट सेल हो तो उसका सेल वॉल किससे बना रहता है, सेलुलोज से बना हुआ रहता है। तो उसी केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग सेलुलेज एंजाइम यूज करेंगे। अगर वो वाला सेल फंगी हो तो फंगी का सेल वॉल किससे बना रहता है, फंगल काइटिन से बना हुआ रहता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, काइटिनेज यूज करेंगे। अगर वो सेल बैक्टीरिया हो तो बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ रहता है, ओह लवली लवली लवली, अभी सब रखेंगे तो बैक्टीरिया का भाई काइटिन से, चुप चुप, पेप्टाइडोग्लाइकन से। किससे बना हुआ रहेगा, पेप्टाइडोग्लाइकन से। ठीक है, अब ये पेप्टाइडोग्लाइकन को कौन मारता है, लाइसोजाइम मारता है।
ठीक है। तो अब बैक्टीरिया का सेल वॉल में क्या यूज करेंगे, लाइसोजाइम यूज करेंगे। बोले थे कि हमारा जो सलाइवा में, टीयर में लाइसोजाइम रहता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है, ये है ना। इसलिए बच्चे लोग क्या होता है, बच्चे लोग कुछ भी खा लेते हैं लेकिन उसको उतना ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होता है क्योंकि उसके मुंह में सलाइवा बहुत ज्यादा बनता है। हाँ, अब क्या है, सो ये सब यूज करके क्या करेंगे हम लोग, सेल वॉल को तोड़ लिए, सेल वॉल तोड़ लिए। लेकिन अगर कोई एनिमल सेल है तो, हाँ, अगर वो, और अगर सेल वॉल को तोड़ भी लिए, उसके अंदर भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है, वो प्रोटीन और लिपिड से बनता है ना, है ना। तो प्रोटीन को भी तोड़ना पड़ेगा, वो तो कोई काम का नहीं है। उसको कैसे तोड़ेंगे, प्रोटीएज से तोड़ेंगे। किसे तोड़ेंगे, प्रोटीएज से तोड़ेंगे। लिपिड को किससे तोड़ेंगे, लाइपेज से तोड़ेंगे। क्या करेंगे, लाइपेज से तोड़ेंगे। ओके, अच्छा, बहुत सारा आरएनए रहता है, आरएनए वो भी कोई काम करेगा, है ना। आरआरएनए, टीआरएनए भी रहेगा ना सेल में, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए सब रहता है। अब वो भी कोई काम करेगा, मुझे सिर्फ जीन चाहिए, मुझे सिर्फ काम का चीज चाहिए, बाकी चीज फालतू नहीं लेंगे हम लोग। तो आरएनए को तोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आरएनए को तोड़ने के लिए हम यूज करेंगे आरएनएज। इसका और एक नाम है राइबोजाइम। राइबोजाइम आरएनए तोड़ने वाला, जब आरएनए तोड़ने वाला एंजाइम, ओके, तो क्या यूज करेंगे, सॉरी आरएनए, राइबोन्यूक्लियस बोलते हैं। आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तो आरएनए तोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आरएनएज या फिर राइबो आरएनएज, और इसका और एक नाम है राइबोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ओके, सो प्रेसिपिटेशन। अब क्या होगा, हम लोग क्या किए, बाकी सारा फालतू इसको हटा दिया वहां से, बाकी सारा फालतू इसको हटा दिया। अब क्या करेंगे, अब प्रेसिपिटेशन करेंगे डीएनए को। अब क्या करेंगे हम लोग, डीएनए को प्रेसिपिटेशन करेंगे। कैसे करेंगे, उसको दारू पिलाएंगे, क्या, चिल्ड इथेनॉल पिलाएंगे उसको, डीएनए को। तो अभी जो मेरा डीएनए बचा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे। कैसे, चिल्ड इथेनॉल से, ठीक है। तो जब हम लोग उसको दारू पिलाएंगे ना, तो क्या होगा, ऐसे घूम घूम के वो एक जगह में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे घूम घूम के एक जगह आ जाएगा। उसके बाद सोच कि ये डीएनए है, ये डीएनए ना इसको ऐसे लपेट लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे वो धागा, वो कॉटन लपेटता है ना कोई भी स्टिक के अंदर, वैसे लपेट लेंगे। इसको बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, डीएनए स्पूलिंग। तो डीएनए स्पूलिंग में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, चिल्ड इथेनॉल यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला देख, ये वाला देख, ये एनसीईआरटी में है ये फोटो, ठीक है, डीएनए स्पूलिंग वाला। हाँ बोल, ये देख, ओके, कॉटन जैसा लगेगा, ठीक है, डीएनए स्पूलिंग। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब तो हम लोग हमारा डीएनए को तो अलग कर लिए। अब क्या पूरा डीएनए काम का है, वही बात है। ठगने वाला बिस्कुट वाला तो भी है ना उसके अंदर, तो वो वाला नहीं चाहिए मुझे सिर्फ अच्छा चाय बनने का रेसिपी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो डीएनए से सिर्फ हमें काम का चीज निकालना है। तो काम का चीज निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग फ्रैगमेंटेशन करेंगे डीएनए का। क्या करेंगे, डीएनए का फ्रैगमेंटेशन करेंगे, उसको काटेंगे। कैसे काटेंगे, किस चीज से काटा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजन। तो उसका ऐसा नाम याद रहेगा, मॉलिक्यूलर सीजन, केमिकल नाइम्स, नाम क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, हां हिंट2 फास्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो क्या करेंगे हम लोग, उसको कैसे काटेंगे, हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे, फ्रैगमेंट करेंगे। अब क्या होगा, तो सोच कि एक बड़ा डीएनए था, एक बड़ा डीएनए था, उसको हम लोग जब इससे काट देंगे, जब हम लोग उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके काट देंगे, उसका बहुत सारा टुकड़ा बन जाएगा। अब कौन सा टुकड़ा मेरा काम का है, कौन सा टुकड़ा में मेरा डिजायर्ड जीन है, ठीक है, उसको मुझे अलग करना पड़ेगा टुकड़ा, ठीक है। उस टुकड़े को अलग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस
सेम चीज का एक वीडियो है मेरा जीआर एकेडमी में, चैनल में देखना, उसमें वहां पे मैं सिर्फ जीआर इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाया था। यहाँ पे सिर्फ मैं एग्जाम में जितना आता है वो चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो सेपरेशन ऑफ तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेपरेट करके डिजायर्ड फ्रैगमेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। ओके, यहां पे अब हम लोग किसको सेपरेट कर रहे हैं, डीएनए को कर रहे हैं। तो डीएनए को सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर वही हम लोग प्रोटीन को भी कभी कभी सेपरेट करना पड़ता है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, प्रोटीन के टाइम में हम लोग वो काम करनी है, हमारा काम क्या है, किसका, डीएनए को अलग करना है। बहुत अच्छे से समझना, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रे लेंगे, ठीक है, एक ऐसा ट्रे लेंगे, कास्टिंग ट्रे बोला जाता है उसको। एक ट्रे लेंगे, ट्रे के अंदर सबसे पहले क्या देंगे, एगारोस देंगे। एगारोस पाउडर होता है, बेसिकली साफ जैसा होता है ना, वैसे पाउडर होता है। एगारोस कहां से मिलता है, हमें सीवीड से मिलता है। कहां से मिलता है, सीवीड से एगारोस मिलता है, नॉर्मल रेड एल्गी से मिलता है, ठीक है, एगारोस मिलता है। ओके, अब उस पाउडर को देंगे। अब पाउडर के ऊपर हम लोग क्या देंगे, पानी देंगे ना, पानी नहीं देंगे, ठीक है, हम लोग एक बफर सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, ईडीटीए का बफर सॉल्यूशन होता है वो देंगे। क्यों पानी क्यों नहीं देंगे, पानी देने से क्या दिक्कत है, नॉर्मल हम लोग यहाँ पे एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिक चलेगा उसके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा। तो नॉर्मल पानी इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड नहीं है ना, नमकीन पानी होगा, नॉर्मल पानी नहीं है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसे बफर में हम लोग कभी भी नॉर्मल पानी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एगारोस का भी सॉल्यूशन डिपेंड करेगा, जो कितना गाढ़ा बनाएंगे हम लोग सॉल्यूशन को, वो डिपेंड करेगा कि डीएनए के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर जो डीएनए का फ्रैगमेंट्स है उसका साइज छोटा छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा ज्यादा गाढ़ा बनाएंगे सॉल्यूशन को, और अगर बड़ा बड़ा है तो कम गाढ़ा बनाएंगे। सिर्फ समझ ले बात को, एकदम इजी है, ठीक है। आप क्या किया, इसको घोल दिए, घोलने के बाद थोड़ा टेम्परेचर हीट किए तो क्या होगा, वो उबलेगा, ठीक से घुलेगा, फिर फ्रिज में डाल देंगे, ठंडा कर देंगे। तो ठंडा करेंगे वो जम जाएगा, क्या होगा, जम जाएगा, है ना। लेकिन फ्रिज में डालने से पहले उसके ऊपर हम लोग एक ऐसा कोम देंगे, एक ऐसा कोम जैसा स्ट्रक्चर रहता है, वो क्या करके इसके अंदर घुसा देंगे। अब जब घुसाएंगे तो क्या होगा, बोल, जब ठंडा करेंगे, जब कोम निकालेंगे, यहां पे गड्ढा बन जाएगा, है ना, नहीं समझ जाएगा तो बोलना, यहां पे गड्ढा बन जाएगा, कोम जब निकाल लिए, और ये चीज क्या होगा, ये हार्ड हो जाएगा, ये मोम जैसा बन जाएगा, वैक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। अब इस गड्ढे में हम लोग क्या करेंगे, डीएनए डालेंगे, हम लोग डीएनए डालेंगे। ओके, यहां पे जो ये लास्ट गड्ढे को हम लोग एज ए लैडर यूज करते हैं, डीएनए का साइज को मापने के लिए यूज करते हैं, उसको लैडर बोलते हैं, वहां पे यूज करते हैं। अब डीएनए डाले, अब क्या करेंगे, अब देख सोच कि सारा डीएनए का साइज अलग अलग होगा, ठीक है। अब डीएनए डालने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, मतलब उसमें क्या करेंगे, चार्ज देंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड ऐड करेंगे। इलेक्ट्रोड कहां पे ऐड किया, एक बात बोल दो, ये रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, डीएनए, एक बात बोल दो, डीएनए पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है। क्यों नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि डीएनए में क्या रहता है, न्यूक्लियोटाइड रहता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या रहता है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। जो फॉस्फेट ग्रुप रहता है ना, फॉस्फेट ग्रुप में क्या होता है, फॉस्फेट के तीनों तरफ O- रहता है ना, हाँ, OH रहता है एक तरफ और O- रहता है, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप के कारण तो क्या देखेंगे, डीएनए में जो फॉस्फेट ग्रुप है, उस फॉस्फेट ग्रुप के कारण डीएनए का नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव कौन है, कैथोड या एनोड, एनोड तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह में हम लोग कैथोड लगाएंगे, कैथोड इस तरफ रहेगा, ठीक है, और एनोड क्या करेंगे, इस तरफ लगाएंगे,
इधर लगाएंगे हम लोग एनोड। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अब जब दोनों को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा डीएनए का फ्रैगमेंट, है ना? अब क्या होगा? अब देख, जब अब क्या होगा? डीएनए एनोड की तरफ बढ़ रहा है, डीएनए एनोड की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन एक बात बोल, डीएनए किसके अंदर से जा रहा है? मोम के अंदर से, मोम लाइक स्ट्रक्चर के अंदर से जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब उसको मोम को ऐसे फोड़ फोड़ के निकालना है, हटा हटा के निकालना है। ठीक है, इसको बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। ये जो हमारा जो एगारोस जेल है, वो जब हम लोग उसको जब ठंडा करेंगे, वो मेशी स्ट्रक्चर देगा, मेश लाइक स्ट्रक्चर देगा। उसको स्ट्रक्चर को मुझे क्या करना है? ऐसे हटा हटा के निकालना है। ठीक है, अब सोच के एक जैम लगा हुआ है। ठीक है, अब जहां पे जैम लगा हुआ है, वही बात है, मेरे पास एक साइकिल है, इसके पास टोटो है, इसके पास मारुति है और उसके पास ट्रक है। सबसे पहले कौन निकालेगा? उस जैम से कौन निकलेगा? हम निकलेंगे, है ना? क्योंकि हमको इजीली वहां पे कट करके हम निकल जाएंगे वहां से, है ना? तो वही बात हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जिस डीएनए का साइज छोटा होगा वो डीएनए दूर में जाएगा, है ना? जो डीएनए का साइज बड़ा होगा वो डीएनए पास में रहेगा। तो अगर मैं बोलूं, सोच कि इसका साइज है 2, यहाँ पे 3, 4, 5 ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 2 वाला डीएनए सबसे दूर में जाएगा, 2 वाला डीएनए सबसे दूर में जाएगा, 3 वाला पास रहेगा। ऐसे होगा बात, होगा ना? अब साइंटिस्ट को पहले से पता रहता है कि मेरा डीएनए का साइज कौन सा है। मेरा डीएनए का साइज, जो मेरा डिजायर डीएनए है चाय बनाने वाला, वो कहां पे है? तो सोच कि उसने बोला कि 4 नंबर वाला मेरा डिजायर डीएनए है। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। लेकिन नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि यहां पे इस जेल में हम लोग उसको ठीक से देख नहीं पाएंगे। उसलिए उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसको हमें रेडियो एक्टिव चीज से देखना पड़ेगा। वो क्या है? इथिडियम ब्रोमाइड है। मेरा बात समझ में आया? तो इस जेल में हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ठीक से देखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड यूज करेंगे इस जेल के अंदर। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड यूज करने से क्या होगा? वो क्या होगा? रेडिएशन निकलेगा, उससे चमकेगा वो चीज। ओके, लेकिन ये कैंसरस होता है, कार्सिनोजेनिक होता है ये बात, तो थोड़ा देख के काम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड देंगे ताकि हम लोग उसको देख पाए। समझ में आया बात? अब ये देखिए, हम लोग क्या करेंगे? डीएनए इज स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड। ओके, अब अगर इथिडियम ब्रोमाइड डाल भी देंगे तो इथिडियम ब्रोमाइड डालने से भी हम देख नहीं पाएंगे। क्यों? खाली आंखों से उसको देखा नहीं जाता है। उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूवी लाइट देना पड़ेगा, यूवी रेडिएशन देना पड़ेगा। ओके, समझ में आया बात? तो सबसे पहले हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड दिए, फिर क्या करेंगे? अगर यूवी लाइट से देखेंगे इथिडियम ब्रोमाइड को, तो हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या मिल रहा है? ऑरेंज कलर का बैंड मिल रहा है। किस कलर का? ऑरेंज कलर का। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, ऑरेंज कलर का बैंड मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? अब जब ये ऑरेंज कलर का, जो ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड मिलेगा, तो हम लोग देख पाएंगे कि अच्छा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरा 2 नंबर है, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, 4 नंबर मेरा काम का है। तो क्या करेंगे? हम लोग इस जगह को काट के, हार्ड है ना, वो कैसा है ना, जो काट के निकाल देंगे। इसको बोलते हैं इल्यूशन। इल्यूशन बोलते हैं इसको। ओके, सो द सेपरेट बैंड ऑफ डीएनए आर कट एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। ये हो गया हमारा एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे पीसीआर। अब जो डीएनए मुझे मिला है, जो दिमाग में गुजरा है ना, जो डीएनए मुझे मिला है, उस डीएनए का टुकड़ा, अब एक छोटा सा टुकड़ा से हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग बना रहे हैं वैक्सीन करोड़ों लोगों के लिए, हम लोग बना रहे हैं दवाई करोड़ों लोगों के लिए। एक टुकड़ा लेके क्या करेंगे? उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा ना। उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पीसीआर या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्यों यूज कर रहे हैं? एम्पलीफाई करने के लिए उसको, है ना। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज मल्टीपल कॉपी, बिलियंस ऑफ कॉपी इन सम मिनट्स, कुछ मिनट्स में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहां पे होगा? वो इन विट्रो होता है। इन विट्रो मतलब क्या? बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर, किसी भी विट्रो मतलब किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर बोला जाता है वहां पे। ओके, टेस्ट ट्यूब के अंदर बिलियंस में बन जाएगा। अब टेस्ट ट्यूब एक थोड़ा बड़ा लेंगे, उसके लिए थर्मोसाइक्लर लेंगे। ठीक है, ये बिग टेस्ट टेस्ट ट्यूब मतलब विट्रो वर्ड ना कांच से आता है, कांच से।
ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेसिकली कांच जैसा होता है ना, तो वो आपको बोला जाता है। अच्छा, इस मशीन को बोला जाता है थर्मोसाइक्लर। क्यों बोला जाता है, थोड़ी देर बाद बोलेंगे, तुम लोग ही बोलते हो कि थर्मोसाइक्लर बोला जाता है। ठीक है, कौन आविष्कार किया? कैरी मुलिस, 1970 में इसका आविष्कार किया। कौन? कैरी मुलिस। ओके, आविष्कार किया, इसको याद रहेगा। नेक्स्ट, की एंजाइम टैग पॉलीमरेज कब यूज होगा, बाद में बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। अब इसका 3 साइकिल रहता है। देख एनसीईआरटी में अगर देखें, अच्छा, अब पीसीआर में, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक रिएक्शन स्टार्ट होगा, एक और रिएक्शन एक से दो से चार, चार से 8 से बनता जाएगा। दैट इज कॉल्ड पीसीआर। पीसीआर का एक साइकिल में 3 स्टेप होता है। क्या स्टेप होता है? 3 स्टेप। पढ़ ले, बहुत इजी है बात। 3 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप का नाम है डीनेचुरेशन। क्या नाम है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब हमें डीएनए को डीनेचर कर देना है। व्हाट मतलब? डीएनए को अलग कर देना है। ठीक है, ये जो डीएनए था, ये जो डीएनए था, ये डीएनए के बीच में क्या था? हाइड्रोजन बॉन्ड था, जो दोनों को पकड़ के रखा था। हाँ, यहाँ पे ए रहेगा तो टी रहेगा, जी रहेगा तो सी रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड था। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को मुझे तोड़ देना है। कैसे तोड़ेंगे? टेम्परेचर बढ़ा देना है। कितना बढ़ाएंगे? 94 to 98, देखिए 94 ही आ जाएगा। 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन करना। समझ में आया? उसके बाद जब दोनों स्ट्रैंड अलग हो गया, अब जब मेरा दोनों स्ट्रैंड अलग हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? वो दोनों स्ट्रैंड अलग क्यों किए? ताकि जैसे डीएनए रेप्लिकेशन जैसे किए थे, सोच कि दोनों स्ट्रैंड हम लोग डीनेचुरेशन करके दोनों स्ट्रैंड को हम लोग अलग कर दिए। अब अलग क्यों करें? सोच कि ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, अब क्या होगा? तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसके बाद हमें ये जो नया स्ट्रैंड बना है, उस स्ट्रैंड को बेस करके दूसरा स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा ताकि डीएनए का कॉपी बने। समझ में आ रहा है बात? है ना? तो अब क्या करना पड़ेगा? ये जब दोनों स्ट्रैंड को हम लोग अलग कर दिए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये अलग करने के लिए, अलग करने के बाद हर एक स्ट्रैंड को बेस करके मुझे दूसरा स्ट्रैंड बना लेना पड़ेगा ताकि एक डीएनए से 2 डीएनए बने। उसके बाद वाला साइकिल में 2 से 4 जाएगा, ऐसे उसका नंबर बढ़ता जाएगा। मगर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, डीएनए को जब हम लोग रेप्लिकेशन करते हैं तो स्टार्ट कौन करता है? आरएनए प्राइमर करता है, होता है ना। और आरएनए प्राइमर का उसूल क्या है? डीएनए पॉलीमरेज का भी और आरएनए प्राइमर का भी उसूल क्या है कि हम लोग 5 प्राइम या 3 प्राइम में काम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब आरएनए प्राइमर कहां पे लगेगा? इसका इस तरफ लगेगा और इसका इस तरफ लगेगा ना। और तब क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसा डीएनए बनता जाएगा है ना। आरएनए प्राइमर हमेशा कहां पे रहेगा? 3 प्राइम के उल्टा तरफ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि डीएनए, अब जो नया चेन बनेगा ना, नया चेन बना रहेगा और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, उसका एक उसूल है कि भाई हम पहला बात जो नया चेन बनाने वाला प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम पहले नहीं बोलेंगे, ऐसा बात है उसका। तो हम पहले स्टार्ट नहीं करेंगे उसका। ठीक है, तो ये क्या करेगा? तो इसीलिए आरएनए प्राइमर चाहिए, वो स्टार्ट करता है। ठीक है, लेकिन और वो दूसरा उसूल क्या है? बोलेगा कि हम जो नया चेन बनाएंगे वो 5 प्राइम से 3 प्राइम में होगा, मतलब इस दिशा में होगा। देखिए यहाँ पे 5 प्राइम तो यहाँ पे 3 प्राइम, क्योंकि 5 प्राइम को उल्टा में 3 प्राइम रहता है। समझ में आ रहा है बात? तो इस दिशा में होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग ये क्या करें? ये बॉडी में नहीं हो रहा है कि जो आरएनए प्राइमर लगा देंगे, हम लोग ये बाहर में कर रहे हैं, बॉडी के बाहर में कर रहे हैं। अब जब हम लोग इसको बॉडी के बाहर में करेंगे तो बॉडी के बाहर में करने के लिए हमें बाहर से आरएनए प्राइमर मंगाना पड़ेगा। केमिकली सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर चाहिए, उसको ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड जुड़ के बनता है, लगभग 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड जुड़ के बनता है। ठीक है, तो वो आरएनए प्राइमर को मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर मुझे जोड़ना पड़ेगा, आरएनए प्राइमर को। समझ में आ रहा है बात? अब जब आरएनए प्राइमर जोड़ने के लिए अगर उतना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा 94 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें आरएनए प्राइमर नहीं जुड़ता है। उसके लिए टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। घटा के कितना आना पड़ेगा? 55, यहाँ पे 50 to 60 इमेज में दिया हुआ है, यहाँ पे 55 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में आना पड़ता है। कितना? 55 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड में लाना पड़ेगा। तब क्या होगा? आरएनए प्राइमर, जिसको हम लोग ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, वो जुड़ेगा। मेरा बात समझ में आया?
डी 94 डिग्री में हम लोग डीएनए का दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिए थे, डीनेचर कर दिए थे, है ना। उसके बाद उसको घटा के 95 में हम लोग क्या किए थे, हम लोग 55 to 65 डिग्री टेम्परेचर में क्या किए थे, हम लोग उसको टेम्परेचर को फिर घटा लिए, कम कर लिए, ताकि वहां पे आके ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जुड़ सके, आरएनए प्राइमर जुड़ सके। अब आरएनए प्राइमर जब जुड़ेगा तो क्या होगा, अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, नया न्यूक्लियोटाइड का बेस को बना के डीएनए को बढ़ाएगा, डीएनए को बढ़ाएगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है ना, जोड़ता है ना। अब थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, नया न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना पड़ेगा। तो नया न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। लेकिन हम लोग तो ये बॉडी में नहीं बना रहे हैं, हम तो उसको बाहर में बना रहे हैं। तो बाहर में लेके जाइए, हमें पॉलीमरेज एंजाइम को मंगाना पड़ेगा। लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर में कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा? साइंटिस्ट ने बोला एक पॉलीमरेज है जो काम करेगा। कौन? जो एक बात बोल, कुछ बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में रहता है, तो हॉट स्प्रिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वो बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए है, वो भी अंदर रिएक्शन करेगा। तो उस बैक्टीरिया के अंदर जो पॉलीमरेज काम करता है उसको निकाल ले। समझ में आ रहा है ना बात? तो एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। सर वो एक बैक्टीरिया है, आप गूगल कर लेना, मैं इसका नाम नहीं पता। हाँ? क्या रील आता है सर। तो एक बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। वो वाला बैक्टीरिया से हम लोग उसका पॉलीमरेज निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, उस पॉलीमरेज को हम लोग बोलेंगे टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज। ओके, वो पॉलीमरेज एंजाइम को लाएंगे और बाहर से न्यूक्लियोटाइड सप्लाई करेंगे। तो पॉलीमरेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के नया स्ट्रैंड बना लेगा। एक साइकिल में इतना हुआ। अब जितना बार साइकिल को रिपीट करेंगे तो क्या होगा, उतना ज्यादा स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n। सोच की साइकिल को अगर 2 बार रिपीट किए तो क्या होगा, 2 to the power 2। तो क्या होगा, 4 ने एक डीएनए से 4 डीएनए बनेगा। अगर 10 बार रिपीट किए तो 2 to the power n कितना होता है रे, 1024। अरे उतना तो मैथ पता ही है। समझ में आया बात? বুঝতে পারলি? প্রাচীন বুঝতে পেরেছিস? তাহলে পিসিআর এর তিনটে স্টেপ হয়। ফার্স্ট স্টেপকে আমরা কি বলবো, আমরা বলবো ডিন্যাচুরেশন। ডিন্যাচুরেশন মানে ডিএনএ যে দুটো স্ট্র্যান্ড ছিল ওটা আলাদা হয়ে যাচ্ছিল, দ্যাট ইজ কল্ড ডিন্যাচুরেশন। ওকে, তার জন্য আমাকে টেম্পারেচারটা বাড়াতে হচ্ছিল। কত বাড়াতে হচ্ছিল, 94 डिग्री सेंटीग्रेड করতে হচ্ছিল। तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्पारेचर তাহলে আমরা কি করলাম, টেম্পারেচারটা বাড়ালাম, বাড়ি কত করলাম 94 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করলাম, যাতে কি হলো আমার দুটো স্ট্র্যান্ড আলাদা হয়ে গেল। এবার আলাদা হওয়ার পর একটা স্ট্র্যান্ডকে বেস করে আমাকে নতুন স্ট্র্যান্ড বানাতে হবে। এই বানানোর জন্য আমাকে কি লাগবে, আরএনএ প্রাইমার লাগবে। ঠিক আছে, কিন্তু আমরা বাইরে বানাচ্ছি বলে আমরা অলিগোনিউক্লিওটাইড অ্যাড করব। এই আরএনএ প্রাইমারটাকে অ্যাড করার জন্য আমাকে অত টেম্পারেচার রাখা চলবে না, ওটাকে কমাতে হবে। কমিয়ে কত আনতে হবে, 55 থেকে 65 এর মধ্যে আনতে হবে। ওই টেম্পারেচারে ওটা জুড়বে আরএনএ প্রাইমারটা। এই যে টেম্পারেচারটা কমালাম না, এটাকে বলা হয় অ্যানিলিন। क्या बोला है, অ্যানিলিন বলা এটা। क्या बोलता है इसको, অ্যানিলিন। ওকে, তো এই যে টেম্পারেচারটাকে কমালাম এটাকে বলা হয় অ্যানিলিন। তো সেকেন্ড স্টেপের নাম হচ্ছে অ্যানিলিন। থার্ড স্টেপটা কি হচ্ছে, থার্ড স্টেপটা হচ্ছে এক্সটেনশন। মানে আমার নতুন যে স্ট্র্যান্ডটা তৈরি হচ্ছে ওটাকে এক্সটেন্ড করতে হবে। এক্সটেন্ড করার জন্য আমার কি চাই, এক্সটেন্ড করার জন্য আমার ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম চাই। এবার এত টেম্পারেচারে আমি কোথা থেকে ডিএনএ পলিমারেজ পাবো, একটা ব্যাকটেরিয়া আছে যেটা পাওয়া যায় হচ্ছে আমাদের হট স্প্রিং এর মধ্যে, যার নাম হচ্ছে থার্মাস অ্যাকোয়াটিকাস। তার বডিতে যে ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম থাকে, তার বডিতে ডিএনএ রেপ্লিকেশন করার জন্য যে ডিএনএ পলিমারেজটা ইউজ হয় সেটাকে বার করব। ঠিক আছে, ওই জন্য ওই এনজাইমটা বলে ট্যাক পলিমারেজ। থার্মাস অ্যাকোয়াটিকাসের বডি থেকে পাওয়া যায় বলে ট্যাক পলিমারেজ পাওয়া যায়। ওই পলিমারেজটাকে ইউজ করে থার্ড স্টেপ মানে এক্সটেনশনে কি করব, আমি ওর মানে নতুন যে চেন গুলো হচ্ছে মানে একটাকে বেস করে একটা ডিএনএ স্ট্র্যান্ডকে বেস করে নতুন স্ট্র্যান্ডটা বানিয়ে দেবো, এক্সটেন্ড করে দেবো। दिस থার্ড स्टेप। तो কি হবে, डीएई। याद रहेगा क्या होगा, डीएई। ये तीनों स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप डिनेचुरेशन 94 डिग्री सेंटीग्रेड, एनिलिंग में घटेगा, टेम्परेचर घटने को एनिलिंग बोलते हैं, 55 टू 65। ओके, और फिर उसको बढ़ा के 72 डिग्री कर देंगे एक्सटेंशन में, क्योंकि टैक पॉलीमरेज उसमें काम करता है। तो क्या हो रहा है, देख जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट कर रहा है, एक बार बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है। इसलिए इस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, थार्मोसाइक्लर बोलते हैं। ओके, समझ में आया बात? हमारा डीएनए का बहुत सारा कॉपी बना लिए थ्रू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना, बहुत सारा कॉपी बना लिए। अब क्या करेंगे, अब जो डीएनए है उसको मुझे जोड़ना है।
किसके साथ? वेक्टर के साथ, तभी तो होस्ट सेल में घुसेगा ना। तो वेक्टर के साथ जोड़ने के लिए हम लोग क्या कैसे जोड़ेंगे? डीएनए लाइगेज यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर ग्लू, उसको डीएनए लाइगेट कर देगा डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ। वेक्टर भी तो प्लास्मिड है ना, ठीक है, तो जोड़ देगा। तो क्या यूज करेंगे? डीएनए लाइगेज यूज करेंगे। ओके, सो क्या होगा? द कट जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द कट वेक्टर डीएनए आर मिक्स्ड एंड डीएनए लाइगेज क्या करेगा? इज एडेड टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब मेरा जो डिजायर्ड जीन का टुकड़ा था, और मेरा जो वेक्टर है, वेक्टर को भी कट करना पड़ेगा ना, तभी जुड़ेगा ना। तो क्या करेंगे? दोनों को ऐसे जोड़ के हम लोग क्या बना देंगे? हम लोग बना देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ है। कैसे जोड़ेंगे? डीएनए लाइगेज से जोड़ेंगे। ओके, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको हम लोग होस्ट सेल के अंदर घुसा देंगे, वो होस्ट सेल कॉम्पिटेंट बना के, है ना। तो होस्ट सेल कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, कुछ भी हो सकता है। बैक्टीरिया केस में हम लोग वेक्टर लेते हैं, एज ए प्लाज्मिड वेक्टर लेते हैं, ठीक है। प्लांट में हम लोग क्या एगरोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियस का टीआई प्लाज्मिड लेके, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड लेके उसको डिसॉल्व करके घुसा देते हैं। एनिमल सेल में हम लोग रेट्रोवायरस यूज करते हैं या फिर माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं। प्लांट सेल में जीन गन यूज करते हैं, गोल्ड और टंगस्टन का जो गोली होता है उसके ऊपर डीएनए लपेट के बॉम्बार्डिंग कर देते हैं, है ना। उसके बाद लास्ट क्या है? कल्चरल। उसके बाद लास्ट मेथड क्या है? कल्चर द होस्ट इन लार्ज स्केल। अब जो होस्ट है उसको मुझे बढ़ाना है, नंबर बढ़ाना है उसका। अब कितना नंबर बढ़ाना है? बहुत बढ़ाना है, करोड़ों वैक्सीन बनाना है मुझे। छोटा सा टेस्ट ट्यूब में नहीं होगा, बड़ा बड़ा रिएक्टर चाहिए, बड़ा बड़ा बायो रिएक्टर चाहिए उसके लिए, है ना। तो क्या देखेंगे? तो लास्ट में क्या होगा? कल्चर द होस्ट सेल एट लार्ज स्केल। द होस्ट सेल क्या हो सकता है? कुछ भी, जैसे मैंने बोला बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, व्हाटएवर इट इज, containing the clone gene are multiplied to produce the desired protein product on large scale। तो होस्ट सेल को हमें ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन करवाना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। क्यों बढ़े? ताकि मेरा डिजायर्ड डीएनए कॉपी बने, है ना, मेरा डिजायर्ड डीएनए का कॉपी बने। तो क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। सबसे पहले क्या देंगे? अब प्रोटीन एन्कोडिंग जीन एक्सप्रेस इन हेटेरोलोगस होस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन किसको बोलते हैं और हेटेरोलोगस होस्ट किसको बोलते हैं? सो इसके एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में अपना जीनोम के अलावा, उस बैक्टीरिया में अपना जीनोम के अलावा अगर दूसरा कोई भी जीनोम रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हेटेरोलोगस होस्ट बोलेंगे। समझ में आया? अपना जीनोम के अलावा दूसरा किसी का जीनोम है। तो अब इस कल्चरल सिस्टम दो तरीके का होता है। एक होता है कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम और एक होता है बैच सिस्टम। मतलब कुछ नहीं है। कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम, बैच सिस्टम में क्या होता है? देख क्या हुआ, दो तरीके। एक सोच की वो होता है ना, कुकर में एक साथ सब देके खिचड़ी बना दी है, होता है ना, चाल दाल सब्जी वगैरह दे दी है, उसको खिचड़ी बना दी है, तो एक बार में खिचड़ी बन के रेडी हो गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बैच सिस्टम। ओके। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम, पूरी बनाने वाला काम, ठीक है ना, पूरी पूरी लूची की पूरी वाला था। हाँ, तो पूरी। अब क्या होगा? वहां पे सोच की पूरी दिए तो क्या पूरी गर्म हुआ, उसको निकले, फिर और एक बात दिए, तेल पहले गर्म किए, ठीक है, तो क्या हो रहा है? बार बार ले रहे, उसको डाल रहे। दैट इज कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। कौन ज्यादा अच्छा होगा बोलते हैं? कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा? कॉन्टिन्यूअस या बैच? खिचड़ी। क्यों? क्योंकि सभी से उसमें खिचड़ी सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे वो कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? देख, एक बार मेरा जो एनर्जी जो गरम होने के लिए नहीं देना चाहिए ना, वो एक बार गरम हुआ उस समय बना लेना। लेकिन आप सोच कि नेक्स्ट बैच अब जब आएगा खिचड़ी, अब सोच कि वो है तेरे दोनों के लिए बनाया था, अब मैं भी चल गया तेरे घर में, अब फिर बनाना पड़ेगा, आ गया ये, तो क्या हुआ? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से खिचड़ी जाना, फिर बैच देना पड़ेगा। उस बैच में क्या होगा? उस बैच में मुझे फिर से जो गैस रहेगा वो पहले वो कुकर को गर्म करेगा, फिर ऐसा बात नहीं बोलते, ये सब नहीं। ठीक है। तो ठीक है, तो अच्छा वाला क्या होता है? हमारा कॉन्टिन्यूअस वाला होता है। जो अननोन आ रहा है फिर बोलिएगा आटा साना हुआ खत्म हो गया, फिर आटा साना नहीं, आटा पहले साना में आएगा, रोटी में कॉन्टिन्यूअस वाले सिस्टम में क्या होता है? फ्रेश मीडियम इज एडेड व्हाइल यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड डाउन। जो पूरी हो गया
हटा के नया पूरी डाल रहे हैं। ब्रेक डाउन टू कीप द सेल एंड देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, मतलब वही बात है, कुकर गर्म होगा लैग फेज आएगा, फिर देख वो एक्सपोनेंशियल हो रहा है, फिर लॉग फेज आ रहा है। तो लेकिन जब अगर तेल एक बार गर्म हो गया तो हमेशा वो लॉग फेज में रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मोस्ट एक्टिव हो रहा है और एक्सपोनेंशियल फेज में रह रहा है। हम लोग जो हम लोग नया, मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग नया पूरी नहीं बना रहे, पहला बार खिचड़ी नहीं बना रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे नया बैक्टीरिया बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो प्रोटीन चाहिए बहुत सारा बन जाएगा। तो कौन सा वाला ज्यादा अच्छा होता है, हमारा कॉन्टिन्यूअस कन्सिस्टेंस ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा जो लॉग फेज हमेशा रहता है, एक्सपोनेंशियल फेज हमेशा रहता है। एक बार गर्म हो गया तो एनर्जी कंजर्वेटिव होता है, यहाँ नहीं तो बार बार करेंगे तो क्या होगा, फिर वो कुकर गर्म होगा, उसके लिए भी गैस जाएगा, ठीक है, बार बार वहां पे गैस जाएगा ना। गैस तो फट अब देख बायोरिएक्टर और बायोफर्मेंटर क्या होता है, मैंने क्या बोला, बड़ा बड़ा ऐसा ड्राम क्या मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा बड़ा होता है, 100 लीटर 1000 लीटर का होता है ये। उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, जो बैक्टीरिया है या फिर जो भी होस्ट है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। तभी तो लार्ज स्केल में मुझे क्या मिलेगा, तभी तो लार्ज स्केल में मुझे वैक्सीन वगैरह, दवाई वगैरह जो हम लोग बनाना चाहते हैं वो मिलेगा, है ना। क्लास के हलवाई। अब एक बात देखना, बायोरिएक्टर में हमें जब बायोरिएक्टर जब हम लोग यूज करेंगे, जहां पे लोग ग्रो करा रहे हैं हमारा होस्ट सेल को, उसमें क्या क्या चीज दिमाग में रखना है, दिमाग में रखना है कि भाई उसमें जो कंडीशन हो वो ऑप्टिमम, मतलब अच्छा कंडीशन। क्या क्या अच्छा कंडीशन, सबसे पहले वो आसेप्टिक हो। सोच कि मैं कल्चर कर रहा था ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, अब सोच कि किसी का टीबी है, वहां पे खस के चल गया, वहां पे ट्यूबरक्यूलोसिस देख के चल गया, अब क्या हुआ, समझ में आ रहा है बात। तो वो जो चीज को हम कल्चर कर रहे हैं वही चीज रहना चाहिए ना, एक्स्ट्रा चीज क्यों डाले वहां पे। तो वो उसका जो आसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना चाहिए, स्टेबिलिटी को ठीक से मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, स्टेबल कंडीशन रहना चाहिए वहां पे। नेक्स्ट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर पाएगा वो टेम्परेचर करेंगे। पीएच देखना है, अब जो पीएच कुछ बैक्टीरिया जो मतलब जो होस्ट सेल है, भाई वो होस्ट सेल है, वो उसको हमें, वो हमारा काम का है, उसको अच्छे से हमें देखभाल करना है, ठीक है। तो वो जैसा जाएगा, उसको अगर कम पीएच चाहिए तो कम पीएच देंगे, एसिडिक पीएच देंगे, ज्यादा पीएच चाहिए तो बेसिक पीएच देंगे, है ना। तो वही बात है, ऑक्सीजन देंगे, सबस्ट्रेट देंगे, खाना देंगे, न्यूट्रिएंट्स देंगे और प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे, एरेशन देंगे ताकि ऑक्सीजन आए। देखना दो तरीके का स्टीयर टैंक और इसका फोटो, एक मिनट, सिंपल स्टीयर टैंक और स्पार्स स्टीयर टैंक। सिंपल में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एरेशन कर रहे हैं, एरेशन मतलब हवा आना, उसको हाथ से कर रहे हैं, उसको ऐसे घोटेंगे, ठीक है, एजिटेटर बोलते हैं उसको, एजिटेटर, ठीक है। घोटेंगे तो क्या होगा, ज्यादा हवा आएगा, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया है उसको तो रेस्पिरेशन करना है ना, तो रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, उसको हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो घोटेंगे तो क्या रहेगा, देख मोटर रहेगा, मोटर से ये घूमेगा ऐसे करके, ठीक है। और क्या होगा, एसिड बेस पीएच कंट्रोल करेंगे, क्या क्या होता है उसको देख, पीएच कंट्रोल के लिए यहाँ पे ये जगह से पीएच कंट्रोल करेंगे। जैसे क्या होगा, स्ट्रीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई बाहर का कोई चीज रहेगा जो हमारा काम का बैक्टीरिया नहीं है, उसको निकालने के लिए ये स्ट्रीम फॉर स्टेरिलाइजेशन देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट फोम बेकर, जब घोटेंगे तो क्या होगा, फोम होगा, है ना, होगा, तो क्या होगा, फोम को हटाने के लिए फोम बेकर देंगे। उसके बाद फ्लैट ब्लैडर इम्प्लांट, यही बात है जो क्या करेगा, घोलने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट कल्चर ब्लॉक मतलब जहां पे मेरा डिजायर्ड जो बैक्टीरिया है, जो होस्ट बैक्टीरिया, वो कल्चर होगा। दूसरा बात, अगर हम लोग स्पार्श में देखेंगे, स्पार्श में क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी करके स्पार्श क्रिएट करेंगे तो बबल क्रिएट होगा, बबल क्रिएट होगा तो क्या होगा, गैस आएगा, तो वही काम यहाँ पे ज्यादा फास्ट हो रहा है, ज्यादा ठीक से हो रहा है, ठीक है, क्लियर है बात। तो बबल्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि स्पार्श कर रहे हैं, ऑक्सीजन ट्रांसफर अच्छे से हो रहा है। ओके, लास्ट क्या है, तो क्या देखें हम लोग, तो एक क्या क्या यूज करेंगे, एजिटेटर सिस्टम मिक्स करने के लिए, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, फोम को बेक करने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम कूलिंग करने के लिए, पीएच कंट्रोल और सैंपलिंग पोर्ट, ठीक है, ये सब समझ में आया सब पॉइंट। नेक्स्ट क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर, तो दो तरीके का होता है, एक बैच फर्मेंटेशन जो क्लोज सिस्टम, वो खिचड़ी वाला कुकर में, और कंटीन्यूअस सिस्टम, ओपन सिस्टम, और दूसरा है फेड बैच। फेड बैच मतलब एक बार में उठा रहे हैं, लेकिन जो कढ़ाई है वो पूरा ठंडा होने नहीं दे रहे, ठीक है, एक लॉट एक बार निकाल रहा है, लेकिन उसको गर्म करके रख रहे हैं कढ़ाई पे, कि कोई आएगा तो बैठा देंगे, ठीक है। फेड बैच यहाँ पे दोनों होगा, कढ़ाई, तो यहाँ पे यार पूरी बना देते ना, तो फेड बैच क्या हो रहा है, ओपन और क्लोज एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो
अभी तक जो जो स्टेप पढ़े वो था अपस्ट्रीम प्रोसेस, अब पढ़ेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम मतलब हमें मार्केट पे डालना है, उसको मार्केट पे भेजना है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में क्या देखेंगे? सबसे पहले जो बायोसिंथेटिक हो गया, मतलब बना लिया हम लोग, हमारा जो काम का जो भी दवाई वगैरह बना लिया हम लोग, दवाई वैक्सीन वगैरह बना लिया। तो आफ्टर द बायोसिंथेटिक स्टेज इज कंप्लीट, द प्रोडक्ट अंडरगोस अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। तो बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग, तो मार्केट में छोड़ने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि भाई जो दवाई बना है वो काम का ही है ना, खा के लोग मर नहीं जाएगा ना वैक्सीन लेके, ठीक है? तो वो सब मुझे पहले टेस्ट करना है, ठीक है? उसके बाद मुझे मार्केट में छोड़ना है, ऐसे नहीं कि बना दिया स्टेटस देके फिर छोड़ देंगे, वो सब नहीं होता है। फर्स्ट यहाँ पे होता है द कलेक्टिव टर्म फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? जो हम लोग, अब मेरे पास तो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन किया था, वो जो कल्चर सिस्टम है वहां पे तो बैक्टीरिया था। अब बैक्टीरिया से हमें क्या निकालना है? बैक्टीरिया से हमें हमारा जो डिजायर जीन वाला पार्ट है जिससे वैक्सीन बनाना है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा, उसको सेपरेट करेंगे और प्यूरिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा? प्यूरिफिकेशन मेथड में क्या करेंगे? डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन टेक्निक होता है ना, गर्म करके जो वेपर है उस वेपर को मतलब स्टोर करने के लिए प्रोसेस। डिस्टिलेशन करेंगे, सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर घुला हुआ था उसको अलग करेंगे। और क्रोमैटोग्राफी, पेपर क्रोमैटोग्राफी, याद कर, वो पेपर को दिए थे तो कैपिलरी एक्शन से जिसका डेंसिटी जितना कम रहेगा वो तो दूर में जाएगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा वो नीचे में आएगा, वो था पेपर क्रोमैटोग्राफी यूज करेंगे। फॉर्मुलेशन, द प्यूरिफाइड प्रोडक्ट मस्ट बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव। अब जो चीज मुझे बना है, आज बना लिए बहुत सारा 1000 kg बना लिया उसको, उसके बाद 2 दिन बाद खराब हो गया, क्या काम का है? उसको प्रिजर्वेटिव देके प्रिजर्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट टेस्टिंग, अब टेस्टिंग के लिए हमें क्लिनिकल ट्रायल्स देना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रायल्स होता है चूहा में, ठीक है? हम लोग क्यों चूहा को क्यों यूज करते हैं ट्रायल्स के लिए? याद रखना, बहुत सारा कारण है। एक, चूहा का जो लाइफ स्पैन होता है 21 दिन में नया जनरेशन आ जाता है चूहा का, तो बहुत सारा जनरेशन मिल जाएगा। 21 दिन में का चूहा का नया जनरेशन आ जाएगा तो बहुत सारे जनरेशन मिल जाएगा, ये पहला कारण है। और दूसरा कारण मैमल्स है, तो हमारे बॉडी में जो जो पार्ट्स है वो भी मैमल्स में रहेगा। और लास्ट क्या है? लास्ट उस लोगों का ना वॉमिटिंग सेंटर नहीं रहता है, तो क्या होगा? अगर वॉमिटिंग सेंटर नहीं रहेगा तो क्या होगा? जो दवाई दे उल्टी करके नहीं निकाल सकता है, वॉमिटिंग सेंटर इनएक्टिव रहता है उन लोगों का, ठीक है? समझ में आया बात? तो नेक्स्ट डे टेस्टिंग करेंगे कैसे? पहले चूहा में करेंगे, देखिए अगर चूहा जिंदा रहा तो कुछ वॉलंटियर्स पे करेंगे, 50-200 वॉलंटियर में करेंगे, फिर 2000 में करेंगे, फिर अगर सब ठीक है उसके बाद मार्केट में करेंगे। अलग अलग फेज में रहता है, ठीक है? लास्ट, क्वालिटी कंट्रोल। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। तो सबसे पहले कि जो क्वालिटी अच्छा है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा है ना, तो क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। और लास्ट में द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग स्टेप्स एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ये अलग अलग में वैल्यू होता है, अलग अलग प्रोडक्ट में ये वैल्यू होता है, ठीक है? खत्म चैप्टर, भाग जा।